बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। सैटरडे है और अभी तक फीलिंग आ रही है कि ईद की छुट्टियाँ ही चल रही हैं। वो नॉर्मली लाहौरिये कोई भी इवेंट हो उसको इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेट करके 2 दिन तो उसी की वो यादों में ही आप जो है ना वो स्पेंड कर देते हैं। लेकिन खैर, सरकारी छुट्टियां ख़त्म हो गई कल से और आज भी सिविल सेक्रेटेरिएट में जैसे सन्नाटे हैं वैसे सड़कों पर भी सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। ऑल दो वो छुट्टियां जो हैं ख़त्म हो भी जाएं तो दिल नहीं करता आपका दफातर जाने को, अपने कामों पे जाने को। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि काम तो करने ही करने हैं, इसीलिए उसको अच्छे तरीके से अगर प्लान करके कर लेंगे तो अच्छे तरीके से आपके काम अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे। आज वीकेंड भी है तो कल का दिन आपके पास होगा, उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर लीजिएगा। कुछ शहर की सूरत हाल की भी बात करेंगे, आज के मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास क्या है? ईद की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद सिविल सेक्रेटेरिएट में सन्नाटा। मुलाजिमीन की अक्सरियत ने ईद की छुट्टियां इतवार तक बढ़ा ली। LWMC का नया रिकॉर्ड, ईद के तीनों दिनों में 55,000 टन कचरा उठाने। मेट्रो बस सर्विस की सिक्योरिटी अब कौन करेगा? सिक्योरिटी के लिए नए ठेकेदार की तलाश। और कोरोना की चौथी लहर में इजाफा, शहरी कोरोना से बचाव के लिए एहतियात का दामन मत छोड़ें, वजीर आला पंजाब। सो अब वज़ीर आला ने कह दिया आप थोड़ा सा ख्याल रखना तो आपका बनता ही है कि वज़ीर आला ने स्पेशली कह दिया कि आपने एहतियात करनी है। एहतियात तो आप ही ने करनी है, ये तो कंफर्म है। खैर, बेहतियाती जो ईद के दिनों में हुई, जो आगे भी लोग कर रहे हैं, उसका जिक्र हम करेंगे एंड पे जाके। आगाज़ करते हैं आज की पहली खबर से। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, ये पहली खबर की तरफ तो हम जाएंगे। वो छुट्टियाँ वाकई ना एक आपको अलहदा से वो ले जाती हैं, घर में आप मेहमानों का आना जाना और रिलैक्स सा फील करता है। उसके बाद जब दफ्तर जाना पड़ता है ना तब लग पता जाता है। कैसा लगा? कैसा लगा? क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं आप? कल आज दफ्तर आना था, कल आखिरी छुट्टी थी, 2 छुट्टियां हमें मिली हैं। हाँ। ठीक है ना। पहला दिन जो है वो सो के गुजारा, दूसरा दिन जो है वो योम ससुराल। ठीक है ना। तीसरे दिन अब दफ्तर आना था, कल मूड ख़राब हो गया, यार आज फिर दफ्तर जाना, कल फिर दफ्तर जाना। वो ऐसे होता है जब आपको बताओ सुबह दफ्तर जाना है तो रात को हर किसी पे गुस्सा करना शुरू कर। लाजमी बात है। वही मेरी अम्मा मुझे के क्या हुआ कल तो तू सही बोल रहे ऐसे आज की होया? मैं कुछ नहीं जी, मेरी तबीयत ठीक है। सही है, चलें जी, ये तो ज़रूरी है। लेकिन बट साहब काम ज़रूरी है। लाजमी बात है जी। आपने घर का किचन चलाना है, फिर उसके अलावा आपने लोगों को, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है ऐसे कि लोगों को आपने पल पल की खबरें देनी है, बताना क्या हो रहा है, ये सबसे अहम जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं फेर सकते। जो फील्ड का बंदा है वो इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकता कि जी मैंने नहीं बताना। लेकिन एनी हाउ सबसे मजलूम तबका तो मैं समझता हूँ हंसी गया या पुलिस वाले हैं या वो पैरामेडिकल स्टाफ है जो ईद वाले दिन। बिल्कुल, हमने कल भी आमिर भाई ने भी यही जिक्र किया था कि ये वो सब लोग हैं जो कि किसी भी किस्म का त्यौहार हो, कोई ईद हो, शबरात हो, अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। खैर, सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाजिमीन की मौजें लगी हैं। ये कैसे इतनी मौजें कर लेते हैं और ईद की छुट्टियां खुद ब खुद बढ़ा के ले गए हैं संडे तक, कोई पूछने वाला नहीं। सर देखे ना, सरकार है ना, सरकार अंडा दे बच्चा दे जो मर्जी करे। देखे ना, वो अपनी मर्जी करने वाले लोग हैं, उनको परवाह ही नहीं है। देखे सैलरी कोई नहीं कटेगी, छुट्टी उन्होंने कर ली, जो छुट्टी से वापस आएगा वो आके एप्लीकेशन दे देगा, वो कह देगा मैं बीमार हो गया था, मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार हो गया था, मुझे फलां को हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया था। तो वो यानी कि बहाने 101 हैं। हाँ। अब देखें ना, असल चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं 2 छुट्टियां दूंगा, 2 छुट्टियों के बाद ये आप हाल देख लें। कल कोई भी नहीं आया, लेकिन पूछेगा कोई नहीं, ये आप मेरे से लिखवा लें। सरकार को पूछेगा कोई नहीं। सरकार को किसने पूछना है? सिविल सेक्रेटेरिएट वालों को किसने पूछना है कि भाई तू कल क्यों नहीं आया था? उन्होंने कहा अच्छा मैं तन दसा क्यों नहीं आया था। ये असल में हमारे यहाँ ये जो एक ट्रेंड है ना
छुट्टी के बाद छुट्टी जरूर करनी है। हाँ। ये ट्रेंड नहीं खत्म हो सका, यानी कि पिछली ये ट्रेंड हम क्यों नहीं एंजॉय करते? मुझे सिर्फ ये बता दें, कौन लोग हैं ये ट्रेंड एंजॉय कर लेते? कहो ना बॉस नु, कहो देखो ना, आप मुझे ये बताएं, आपको 3 छुट्टियां थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुला लिया ना आपको दफ्तर में, दफ्तर बुला लिया ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं ना कि हमने काम करना है। असल चीज ये है कि जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, इनको जिम्मेदारी का, अगर इनको बुरा लगे तो माजरत चाहूंगा, इनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। या शायद आपको नजर आ रहा हो ना कि आपकी गैर मौजूदगी में काम हो सकता है या इतना जरूरी काम नहीं, फिर आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते कि इतना जरूरी नहीं है जाना। अब हमें पता है हम नहीं टाइम पे पहुंचेंगे, हमारा छुट्टी क्या टाइम पे ना पहुंचना जो है वो इधर उधर शोर ऐसे मच जाता है कि पता चल जाता है कि जी कोई लेट आया है। तो छुट्टी तो एक बहुत दूर की बात है। फिर शायद इन मुलाजिमीन को जो सिविल सेक्रेटेरिएट के हैं लगता है कि शायद ना जाके भी इनका काम चल जाएगा। वो यही समझते हैं ना, वो कहते हैं किन्ने आना हफ्ते वाले दिन कड़ी उत्थे फाइल आके की करनी है, जाके वेले ही बैठना ना, तो चलो घर बच्चों के नाल गुजार लेने टाइम। ये जो अप्रोच है ना, ये जो सोच है, असल में हमारे जवाल का सबब भी यही है कि हम अपनी जहनी अप्रोच को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कायदे-ए-आज़म का फरमान था काम 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 और सिर्फ काम, लेकिन पाकिस्तानियों का मोटो है छुट्टी 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 और सिर्फ छुट्टी, आराम आराम आराम। ये जब तक हम इस अप्रोच को खत्म नहीं करेंगे और अपने मैं 2 छुट्टियां ना, बट सब ये तो था ना, छुट्टियां सरकारी मिली, आपने इतवार तक खुद ही छुट्टियां बढ़ा ली। नॉर्मली भी हमें ये बाबू लोगों का बिहेवियर काम को लेके कुछ संजीदा नजर नहीं आता, कोई इस पे नोटिस नहीं लेता। किसने इस चीज को ठीक करना है? मतलब ब्यूरोक्रेसी हमेशा से अपनी मर्जी पे रही है, कोई पूछने वाला नहीं रहा। देखिए ब्यूरोक्रेसी तो हुकूमत को चलाती है, हुकूमत क्यों रोती है? वो रोती फिरती है, जो भी हुकूमत आएगी वो रोती फिरती है कि ब्यूरोक्रेसी उनको चलने नहीं देती है। आप कभी सिविल सेक्रेटेरिएट जाने का इत्तेफाक हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये देखा है, कई मरतबा हम जाते हैं, जब सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हमें वहाँ पे इनवाइट कर लिया जाता है। आप यकीन करें कि उस सिविल सेक्रेटेरिएट के गेट से आम आदमी गुजर के किसी अफसर के दफ्तर तक नहीं जा सकता। हालांकि सिविल सेक्रेटेरिएट किस लिए है? आम आदमी की रसाई के लिए ना, जो आम लोगों के वुज़रा के वहाँ पे दफातर हैं। अव्वल तो वुज़रा भी कोई जाके वहाँ पे नहीं बैठता, अगर कोई बैठता भी है तो कोई शरीफ आदमी अपना काम लेके चला जाए। आप उसके गेट के बाहर जाके कभी देखिएगा कि किस तरीके से लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और अंदर से फ़ोन करवा रहे होते हैं कि जी हम आए हुए, हमें अंदर आने दिया जाए। बाबू है ना, बाबुओं का कल्चर ही डिफरेंट है। गोरा चला गया लेकिन अपनी जो बकियात है ना वो इस सूरत में हमारे पास छोड़ के चला गया, जिसको हम चेंज नहीं कर सके। कोई भी हुकूमत जो है इसको तब्दील नहीं कर सकी है कि इनकी सोच को, इनके एटीट्यूड को तब्दील किया जाए और ये जो अवामी दफातर हैं इनके दरवाजे अवाम के लिए खुले रखे जाए। नाम तो है सिविल सेक्रेटेरिएट है, लेकिन वहां पे राज किनका है? बाबुओं का। और बाबू जो उनसे वो उस दहलीज को, उस लाइन को आम आदमी को क्रॉस नहीं करने देता। ये हमारी सबसे क्या, अब मैं क्या कहूँगा, ईद मना के आए हम अच्छे। अच्छा, नॉर्मली मुझे ये ट्रेंड अब चेंज होता नजर भी नहीं आ रहा। खैर ये तो इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन छुट्टियां इन लोगों ने एंजॉय कर ली, इस पे थोड़ी सी जेलिसी भी फील हो रही है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी लोग जो छुट्टियां एंजॉय कर लें। और कहाँ आपकी फ्राइडे तक छुट्टियां थी, आपने संडे तक एक्सटेंड कर ली, कोई पूछने लेकिन अना मैं आपको बताऊं, छुट्टियां जरूर इन लोगों ने एंजॉय कर ली, लेकिन आप मुझे बताएं क्या आप अपने ये थोड़ी सी आप अपने ज़मीर को समझा सकते हैं? मकसद मेरी 2 छुट्टियां ना, मैं आज ड्यूटी पर आया हूं, बेशक कल मूड खराब है, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। ये किस तरीके से अपनी ज़मीर को सुलाएंगे? हाँ वो ठीक है, नोटों की खद्दी के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर इनका वो ज़मीर सो जाएगा, लेकिन ये ज़मीर इनको हमेशा तंग करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो LWMC की कारकर्दगी, ईद के 3 दिन कैसा काम किया गया और इस पर LWMC का मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अब हम बात करने वाले हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, जिनकी जानिब से रिकॉर्ड कायम किया गया है जी। LWMC का नया रिकॉर्ड, ईद के तीनों दिन 55,000 टन
कचरा उठाने का रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। ईद पर आपको बताते चलें कि वेस्ट उठाकर नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। गुज़श्ता साल ईद पर जो वेस्ट कलेक्शन की गई उससे कई गुना ज़्यादा जो है इस दफ़ा वेस्ट इकट्ठा किया गया है, यानी LWMC की कारकर्दगी मजमूई तौर पर जो है वो बेहतरीन देखने में आई है। बट साहब क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है जी, किसी इदारे ने ईद पर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया और जो कचरा हम लोगों ने फैलाया उसको उन्होंने उठाया। आप ये देखें कि इसका मतलब है कि इस मरतबा कुर्बानी पहले से ज़्यादा हुई है। जो कचरा उठाया गया, ज़्यादातर वेस्ट जो है वो जानवरों की आलाइशों का था। अच्छा, माजरत के साथ शहरियों से ये शहरियों के रवैये की तरफ आएंगे। राफे हैदर साहिबा ने शायद हमें ज्वाइन कर लिया है, LWMC की CEO हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राफे हैदर साहिबा। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूँगी, LWMC की कारकर्दगी जिस तरह से बेहतरीन देखने में आई, क्या कहना चाहेंगी? कितना बड़ा चैलेंज था, किस तरह से उसको जो है मीट किया, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 10 साल रिकॉर्ड कायम किया गया है, कैसे ये टारगेट अचीव किया? थैंक यू सो मच। ये हमारी पहली ऑपरेशनल ईद थी जो कि हमने फुली खुद केटर फॉर की है, और हमारे माशाल्लाह वर्कर्स ने और टीम ने बेहतरीन तरीके से काम किया। ओवर 58,000 के करीब हमारे वेस्ट टनेज है जो कि कलेक्ट हुई है विद इन 3 डेज, जो कि हर डे की बेसिस पे अगर हम देखें तो पिछले सालों में अगर हम 4-5-6 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा थी डेली बेसिस पे। तो हमारी टीम ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की और वर्किंग बेहतरीन हुई है इस दफ़ा। अच्छा राफे हैदर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? क्या इस दफ़ा किस तरह से प्लान किया गया था? क्या अमला ज़्यादा था जो इतनी खुश उसलूबी से काम सर अंजाम दिया गया? ड्यूटीज़ क्या इस दफ़ा कुछ डिफरेंट, क्या कुछ डिफरेंट अंदाज अपनाया गया था? देखिए, इस दफ़ा हमने ना प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस किया था कि जो चीज़ें पिछले दफ़ा में मसले मसाइल थे वो हमने अपनी टीम के साथ बैठ के चीज़ें पूरी कराई थी। वर्कर्स वगैरह जहाँ पे शॉर्टेज थी वहाँ पूरे कराए गए। जो हमारी मशीनरी वगैरह आनी थी उसको हमने ईद से 2 दिन पहले इन प्लेस कराया ताकि हर एक को पता हो कि उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज आ रही हैं और उसकी मोबिलाइजेशन उसने कैसे प्लान करनी है। और इस दफ़ा हमारी कंप्लेंट मैनेजमेंट के ऊपर भी ज़्यादा फोकस था। हमारी ओवर 11,000 कंप्लेंट्स हैं जो कि इस दफ़ा रिड्रेस हुई हैं विद इन 3 डेज। तो इसकी रिड्रेसिंग टाइम्स पे ज़्यादा फोकस कराया गया था, और मोबिलिटी, क्योंकि ये हमारे लोगों से भी जो हमारी भरपूर किस्म की हमने उनसे गुजारिश की थी कि ये हमें हेल्प आउट करें, तो वो लोगों का भी उसी तरह ही पॉजिटिव बेंट रहा है। और उन्होंने हमें आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ ऑपरेशनली हम लैक कर रहे हैं और उसको हमने साथ साथ से वर्कआउट कराया। सही। और आखिरी सवाल मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी, असल में अब लोगों की उम्मीदें बन गई हैं कि जिस तरह से बेहतरीन कारकर्दगी LWMC की ईद के स्पेशल प्लान में रही, शहर आगे भी इसी तरह से साफ रहेगा और LWMC अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। अब ये शहरियों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए किस तरह से काम करेंगी? क्या शहरियों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगी शहर को साफ सुथरा रखने के वाले से? जी, हमारी टीम, हमारी फुल कमिटमेंट है इसकी तरफ। अगर हम देखें तो ईद के 3 दिनों पे जो नॉर्मल वेस्ट जनरेशन भी होती है उसको भी हमने उसी तरह से वर्कआउट करके और प्लान करके चीज़ें दुरुस्त कराई थी, उसको हम टेकअप करके रखेंगे। और इंशाल्लाह हमारी फ्लीट अब वीकली बेसिस पे और ऐड इन होगी तो उसका पॉजिटिव नजर आएगा इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। LWMC की जानिब से ईद के 3 दिन की कारकर्दगी पर राफे हैदर साहिबा हमारे साथ थी और बता रही थी किस तरह से प्लान किया, डिफरेंट इस दफ़ा क्या था जो बेहतरीन नताइज मिले। बट साहब, आप कह रहे थे शहरियों की जानिब से रवैया अच्छा देखने में नहीं आया। देखिए, इस हुकूमत ने तो वैसे बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो कायम किए हैं, लेकिन चलें, किसी एक इदारे ने तो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। शहरियों की जो मैं बात करूँ ना, मैं आपको बताऊँ, माजरत से बहुत बुरा रवैया पिनअप गया है हमारे मुआशरे के अंदर कि हम अपने घर को तो साफ रखने के लिए हर मुमकिन जतन करते हैं। ये शहर जो है ये हमारा घर है। आप अपने गली मोहल्लों का ख्याल नहीं करते लोग, तो आप शहर की बात करें। मैं थोड़ा सा आगे चला गया ना, मैंने कहा चलें थोड़ी सी शर्मो हया तो किसी के अंदर होगी ना। चलें, आप यकीन करें कि पूरे शहर के अंदर इस तरीके से लोगों ने ये आलाइशें फेंकी, बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं LWMC ने। इतनी यार जहमत नहीं है कि इस आलाइश को जो हम उस कंटेनर के बाहर फेंक रहे हैं हम उस कंटेनर के अंदर फेंक दें, कितनी देर लगती है? बिल्कुल, आप घर से भी तो उठा के लाए हैं ना, बल्कि आप नहीं लाए होंगे, आपने किसी के हाथ भेज दिएगा, जा यार जाके यार बार सुटता जाएंगे। यानी कि अगर आप उस कंटेनर के अंदर फेंक देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैंने देखा शहर के अंदर, आप यकीन करें कंटेनर जो रखे हुए उनके बाहर ऐसे ऐसे लाके लाशें फेंकी हुई हैं, ऐसे ऐसे फेंकी हैं कि कसम खुदा की रोना आ जाता है कि यार आप अपने घर की दहलीज, मेरे घर की दहलीज साफ रहे पर बाकी जिथे मर्जी जाके मैं सूटदा यार, पूरे शहर के अंदर लोग आपकी गली के कोने में, आपके मेन बाजार में लोगों ने इस तरह से आलाइशों के ढेर लगाए। हालांकि वाज़े तौर पर हेल्पलाइन नंबर हमने ईद से एक दिन पहले जो शो किया, ईद पर भी जो शो किया, स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी आपके साथ शेयर किया कि आपकी वेस्ट कलेक्शन की गाड़ियां भी मौजूद होंगी, आपके यूसी की सतह पर ड्यूटियां लगाई गई थी, लेकिन फिर भी लोगों के रवैये ये थे कि लोगों ने अपने घर से जो गंद निकाला वो किसी के दरवाजे के आगे या फिर अपने गली में। एग्जैक्टली। अच्छा, आप ये भी देखें, आपने कुर्बानी की, आप अल्लाह पाक की राह में कुर्बानी कर रहे हैं। अब कुर्बानी के जानवर का जो ब्लड है, जो उसका पानी के साथ जो है वो आपकी गली के आगे, दहलीज के आगे, वहां से आपने साफ कर दिया, बाकी गली के अंदर वो फैला हुआ है। यार पानी का पाइप मार दें, उसको नाली के अंदर फेंक दें। अच्छा, इतनी भी तौफीक नहीं। अब गंदगी से जो बीमारी फैलती है, कोरोना से आप आगे सर्वाइव कर रहे हैं, आ गई आपके हॉस्पिटल से, फिर यानी कि आप ये देखें 3.2। और ये जो रवैया आप कह रहे हैं ना कि एक घर ने ऐसे किया, दूसरे ने, पूरे इलाके में बदबू फैली और एक ताफुन का साथ जिस इलाके से आप गुजर रहे हैं, ये सूरत हाल, ये सूरत हाल है। ये किसने करना है? सारा काम इदारों ने आके, सारा काम हुकूमत ने के नहीं करने वाले घर की सफाई के साथ अगर आप थोड़ा सा पोर्शन अपने घर के बाहर से भी साफ कर लेंगे तो वो आपका इलाका ही साफ सुथरा देखे ना। अगर मेरे घर के बाहर है, मैंने अपना घर साफ किया, मेरे साथ वाले घर को भी शायद थोड़ी सी शर्म आ जाएगी कि यार इस बंदे ने अपना घर के आगे साफ किया है। एक गली के अंदर अगर 50 घर हैं, अगर वो 50 घर अपने उस गली को साफ कर दें तो आप मुझे बताएं, आप बीमारियों से भी महफूज हैं। आपके इलाके के अंदर ताफून भी नहीं होगा और साफ सुथरा आपको दिखाई देगा। लेकिन ये हमारे मुआशरे का रवैया, मैं आपको बताऊं, इंतहाई तकलीफ दे है। शहरियों को बुरा लगे लेकिन ये हकीकत है, हमें अपने आप को बदलना है और हम दूसरों पे तनकीद करना तो अपना हक समझते हैं। हम खुद किस कदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। आप कह जी कि हमने तो फ़ोन किया, कोई पहुंचा नहीं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने आलाइशें पकड़ी और किसी के गेट के आगे रख दी। सर, आपको शॉपर कता कलामी माफ, बिल्कुल आपको LWMC ने बड़े बड़े शॉपर दिए कि आलाइशें संभाल लेते हैं। बट साहब यस बिल्कुल, लोग ना वो बड़े बड़े शॉपर उठा कर रख लेते हैं वो के कोई सामान पालेंगे या काम मानेंगे। यार उसके अंदर लाइशें डालें, लाइशें डाल के ले जाके आराम से अगर उस कंटेनर के अंदर रख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता अना। लेकिन चूंकि हमने हटदर्मी की मिसाल कायम करनी है, लाहौरियों से माजरत के साथ अपने आप को बदलें। ये लाहौर हमारा है, किसी दूसरे का नहीं है। यहाँ पे हम ही ने रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे बड़े होना है। हम खुद इस शहर के अंदर बड़े हुए हैं, हमें अपने आप को तब्दील करना। अगर आप तब्दील नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं, आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं। देखिए कोई ना कोई नई बीमारी जो है उसकी जद में आई जा रही है। तो अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो माहौल जो है वो आलूदा होता चला जाएगा। जिम्मेदार हम खुद ही हैं इसके। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो कुछ मेट्रो बस सर्विस की सिक्योरिटी की बात करनी है। यहाँ बस के हालात इतने ख़राब हैं, सिक्योरिटी की बात की जा रही है। खैर, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मेट्रो बस की हम बात करने वाले हैं जिसकी सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि अब सिक्योरिटी कौन करेगा। सिक्योरिटी के लिए नए ठेकेदार की तलाश है, इस पर आएंगे। लेकिन बट साहब, कोई मेट्रो बस की सिक्योरिटी से पहले जो लोग अंदर बैठ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी जान के भी तहफ़्फ़ुज़ की बात करेगा। चलदा फिरदी कब्रां हैं जे, कसम खुदा की, चलती फिरती आप बैक टू बैक एक्सीडेंट के वाकयात, बैक टू बैक आपने देखा, टायर ब्लास्ट हो रहा है, जंगले में जाके बस लग रही है। अच्छा, ये तो है ही है। इससे तो ये बिल्कुल एक चीज़ क्लियर हो गई कि हुकूमत इस बस के ऊपर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, टायर ख़राब हो चुके हैं, मुद्दत पूरी कर चुके हैं, कोई चक्कर नहीं है। अंदर एसी चल रहा है, नहीं चल रहा है, दरवाजे ठीक है, नहीं ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं है। अब कहते हैं सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देनी है। अब मुझे बताएं, जब अंदर ही मामला दुरुस्त नहीं है तो बाहर की सिक्योरिटी का क्या करनी है? बिल्कुल, ये समझ से बाहर है ना। और दूसरी बात है कि सिक्योरिटी आपने बाहर लेके क्या करनी है? जिन्होंने सफर करना है उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ ही यकीनी नहीं है, तो बस, खाली बस की सिक्योरिटी क्या कर लेगा कोई? देखिए, इस हुकूमत ने पहले दिन से इस प्रोजेक्ट की मुखालफत की हुई है। आप देखें, जब ये हुकूमत में नहीं भी थी ये हुकूमत, PTI वाले, तब भी ये इसकी मुखालफत कर रहे थे। एक सवाल का जवाब मुझे दे दें, अब ये मंसूबा हो गया मुकम्मल, चलना शुरू हो गया,
अवामी मंसूबा है, अवाम इस पे सफ़र कर रही है और सस्ती सफरी सहूलत के नाम पर ये आया था। चलें अब उस तरह से सस्ती नहीं भी रही है, लेकिन टाइम की बचत है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। अवाम का कौन सोच रहा है? अवाम के पैसे इस पे लगे हैं। इसको अब आप अपनी सियासत का निशाना बनाकर ये सलूक कर रहे हैं कि बस के कभी शीशे टूटे हैं, कभी उसके अंदर एसी नहीं है, कभी उसके साथ पे दर पे वाक़यात एक्सीडेंट के हो रहे हैं। आप मेट्रो बस के जितने भी स्टेशन हैं उनकी हालत देख लें, एक्सीलेटर ख़राब पड़े हैं वो हालात देख लें। क्यों अवामी मंसूबों के साथ ये सब किया जा रहा है? आप सियासत छोड़ दें, किसका मंसूबा था, किसने बनाया, ये सब छोड़ दें। अवाम के साथ ये सब क्यों किया जाता है भट्ट साहब? अच्छा, आप ये वो बातें कर रही हैं कि जो ये अवाम की बातें भट्ट साहब। अवाम, मैं बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं, बिल्कुल अवाम की बातें, लेकिन आपने जो नक्शा खींचा है ना कि सियासत छोड़ दें और सियासत छोड़ के इस मंसूबे के ऊपर तवज्जो दें। लोग सफर नहीं करते। मैंने आज तक कोई मेट्रो बस ऐसी नहीं देखी जो मुझे खाली नजर आई। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैंने तो ये कहा आपने लेकिन ये जो जितनी गुफ्तगू है ना, ये तो आप वो वाली करें जो एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर, मुहज़्ज़ब सियासतदानों के अंदर, मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर, मुहज़्ज़ब सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, यहाँ पे किसी की भी हुकूमत हो, वो हुकूमत जाएगी, जो आने वाली हुकूमत है वो हमेशा दूसरी जाने जिसकी जगह वो आई होती है उसको मोर्दे इल्जाम। और ये आपने सही कहा, ये वतीरा हमेशा से रहा है, ये हर हुकूमत आवे का आवा बिगड़ा हुआ। मैंने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर कोई हुकूमत ऐसी नहीं देखी कि जिसने आके ये फिर कहा अपने काम के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो फिर कोई ऑनेस्ट ना हुआ ना अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ। जो लोग अवाम एतमाद करके इनको लेकर आते हैं उनके साथ ऑनेस्ट कौन है? देखिए, अवाम अपने साथ खुद मुखलिस नहीं है। अवाम को नहीं पता कि जिस उम्मीदवार को वो वोट दे रही है उस उम्मीदवार की रेपुटेशन क्या है। अगर उस उम्मीदवार के मुकाबले में फिनेंशियली तौर पर कोई हल्का कैंडिडेट खड़ा गया, वो कहणगे ओ यार ऐसे अपने घर की रोटी पूरी नहीं होती, इन्हें आके साडा की काम करना है। सही कह रहे हैं। मैं हमारे अवाम की अप्रोच ही है ना। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या किस तरीके से आप इदारों को चलाएंगे, मुल्क की सियासत को चलाएंगे। उसी सियासतदान को आप दोबारा वोट दे रहे होते हैं जिसके बारे में आपको पता होता है कि ये सियासतदान जो है इसने पिछले दौरे हुकूमत में भी फलां पार्टी के अंदर रहा था, अब पार्टी बदल के इस पार्टी के अंदर आ गया, इसका अपना मफाद वाबस्ता है, अपनी चीज़ें इससे वाबस्ता है, इसने अपने लिए काम करना है आवाम के लिए, लेकिन हम फिर उसी को वोट दे के ले आते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये बंदा आके हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। हल्का कैंडिडेट खड़ा होगा, ओए अन्ने की करना है यार, को अपने काम नहीं होंगे, साढ़े आके करेगा, ओ यार दे दे। अब जरा मुझे ये सिक्योरिटी किस किस्म की सिक्योरिटी की बात की जा रही है ये समझा दे। क्या बसें कोई उठा के ले जाएगा, बसें गायब हो जाएंगी? मैं यही सोच रहा था कि जो पूरा एक ट्रैक है, हाँ, वहां पे आपने कैमरे भी लगाए हुए हैं, ठीक है, आपने सिक्योरिटी के नाम पे भी लोगों को भर्ती किया हुआ है। मसलन क्या होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी भी चाहिए तो आपको दोनों एंड पे चाहिए जहां पे बसें जाके खड़ी होती हैं। एग्जैक्टली। बाकी किसी जगह पे तो बसें नहीं खड़ी होती हैं। अब ये कहते हैं जी कितना जी 21 सिक्योरिटी के ऊपर सालाना 21 करोड़ रुपया, सालाना 21 करोड़ रुपया खर्च होता है। बसें आधी भी नहीं रह गई हैं, आधी भी नहीं रह गई हैं, उनकी मेंटेनेंस कोई नहीं है। अच्छा, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या जो उसके अंदर स्टाफ भर्ती आपने किया हुआ है उनकी कोई क्या कहेंगे उसको, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है? उनको कोई चेक किया जाता है इनकी सेहत कैसी है, क्या ये ड्राइव करने के काबिल है या नहीं है? क्या इस तरफ, यानी कि जो असल काम करने का उसकी तरफ नहीं है, सिक्योरिटी के ऊपर है। इस मंसूबे की इस हुकूमत ने पहले दिन से मुखालफत की है। मैं आपको बताऊं, ये दोनों मंसूबे ये कोलैप्स करेंगे, दोनों मंसूबे ये कोलैप्स करेंगे। आप ये देखिएगा, बजट के अंदर भी आप देख लें और बजट से हटकर भी आप देख लें, इसके अंदर किसी की दिलचस्पी नहीं है। अच्छा चले, मैं कहता हूं आप इस मंसूबे की मुखालफत करें, सोच लें एक दफा, कर लें आप, लेकिन क्या आप इसके मुतबादल के तौर पे शहर के अंदर कोई ऐसी बसें हमें दे रहे हैं जिसके अंदर शहरी सफर कर सकें? बिल्कुल। वही वैगनें प्राइवेट तौर पर जो सड़क पर चल रही हैं, वही टूटी हुई बसें जो प्राइवेट तौर पर सड़क पर चल रही हैं, और जो थोड़ी बेहतर हालत की आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसको आपने बंद कर दिया, उसकी भी आपने मेंटेनेंस नहीं की, तो फिर लोगों को परेशानी ही परेशानी। यानी कि यहाँ तो फिर आप हमें सड़क के ऊपर वो गाड़ी दें, ऑल्टरनेट दें, चले अपने नाम से ही दे दें, इसको तो छोड़ दें। ये तो सही ना, का था, ऑपोजिशन का मंसूबा था, इसके साथ तो जो सलूक आप जो मर्जी करें, उठा के कुएं में फेंक दें, अच्छा दे दें ताकि लोगों की जिंदगी में अजाब ना फेंक दें, हमें कोई अच्छा ऑल्टरनेट तो दे देना। अगर मैं अपने घर, मैं यादगार से
यहाँ पर कोट लखपत जो है वो 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ, तो चलो भाई आप मुझे 12 मिनट वाली को कन्वेंस दे दे। के कितने लोग आते हैं शाहदरा से यहाँ तक पहुंचना, टाउनशिप तक बहुत मुश्किल है, और फिर कम वक्त में जो टाइम पे पहुंच जाते हैं उन लोगों के लिए तो ब्लेसिंग है। खैर जो भी सलूक किया जा रहा है किया जाए, सिक्योरिटी की मद में पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो उन जिंदगियों पर भी दे दे जिन्होंने इस पर सफ़र करना है। इस सहूलत को अगर आसान बनाया गया था तो उसको आसान रहने दे, अब फ़ायदा पहुँच रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम तो हर रोज़ ही आपको कहते हैं कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। अब तो सीएम साहब ने भी कह दिया है कि जी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। चौथी लहर जो है इसमें भी शिद्दत आती चली जा रही है और 55 केसेस एक ही दिन में सामने आ चुके हैं, यानी केसेस हर रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस दफ़ा ख़तरा, कल अगर आपने शो देखा है डॉक्टर जावेद अकरम की गुफ्तगू अगर आपने नहीं देखी तो आपको यूट्यूब पे कल का शो भी मिल जाएगा। हालात जो हैं, जिस तरह के डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये कई गुना शिद्दत से ज़्यादा शिद्दत से फैल रहा है। और जाहिद साहब ने कल हमें ये चीज़ मेंशन की थी कि अगर आपके 100 टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें से 80 केसेस जो हैं वो ये वाले वेरिएंट के निकल रहे हैं, यानी अगर 80 लोगों में इस किस्म के वायरस की तस्दीक हो रही है तो वो आगे फैलाव का कितना सबब बन रहा है। बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए ये मतवातर और एक ही तरह से नुकसानदेह है। बट सब क्या कहेंगे, बाहर आप फिरते हैं, कुछ SOPs देखे आपने ईद से पहले, अब लोग अमल कर रहे हैं? सवाल ही पैदा। अच्छा आप ये वो वाला क्वेश्चन कर अच्छा, मैं कभी कभी जाती हूँ ना, मैं नॉर्मली यहाँ से ऑफिस से निकलूंगी तो अपने घर तक का सीधा रास्ता पकड़ना है, और बाजार हफ्ते में कोई एक आधा दिन हो गया किसी काम से बाहर निकल गए, अदरवाइज नहीं। देखें ये आपने वो बात की है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है। इसका वही एक हल था जो गवर्नमेंट ने किया और उसको ऑन नहीं किया, लॉकडाउन, छोटी ईद पर लॉकडाउन करके उन्होंने जो है ना उसका क्रेडिट भी नहीं उन्होंने लिया, ऐसी गवर्नमेंट है किया, ऐसी अल्लाह लोग गवर्नमेंट है। अब देखें कि 3.2 शरह होगी, 55 नए मरीज सामने आए हैं। अभी तो ईद कल ख़त्म होगी, मैं कहता हूँ संडे आखिरी दिन है। आप ये देखिएगा ये केसेस बढ़ेंगे क्योंकि लोगों ने ना मसाजिद के अंदर जो है ईद की नमाज के दौरान जो है वो कोरोना SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। लोग साथ साथ भी बैठे, लोगों ने मास्क भी कोई नहीं लगाए, लोग गले भी मिले, हाथ भी मिलाए गए, फिर घरों के अंदर जो है वो ईद की खुशियाँ भी मनाई गई। बाहर भी आपने देखा किसी जगह पे, आपने मेरे से पूछा कि SOPs पर सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी जगह पे आप ये कह लें कि 1% का 0.2% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यानी कि मैं 1% की बात कर रहा हूँ, 1% के 0.2 पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि ना किसी ने मास्क लगाया, ना किसी ने समाजी फासला रखा, तो केसेस तो बढ़ेंगे, केसेस कैसे कम होंगे। अब जाहिद साहब ने कल बताया कि देखें 100 में से 80% केसेस जो हैं वो इस डेल्टा वायरस के निकल रहे हैं। लोगों को क्यों नहीं ये एहसास हो रहा और ना होगा इनको कि यार हमारे घरों के अंदर, बार बार वही बात कर रहा हूँ कि हमारे घरों के अंदर छोटे बच्चे हैं, बूढ़े वालिदैन हैं, कैसे सरवाइव करेंगे। अच्छा मैं आपको एक आम रवैया बताऊं जो ईद पे मैंने चीज़ को देखा, बाज़ारों में भी घरों में भी लोग अब यूज टू हो गए हैं कि ये इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा। खुदा ना खास्ता जिनकी फैमिलीज़ में तो सुवेयर केसेस हुए, कोई डेथ्स हुई, और वो लोग अभी भी इसको सीरियस ले रहे हैं, अदरवाइज़ लोग इसको सीरियस नहीं समझ रहे हैं। लोग अब इसको नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम बुखार की तरफ लेके जाना शुरू हो गए हैं। हालांकि कल डॉक्टर जावेद अकरम ने वाज़ेह तौर पे ये चीज़ बताई है कि ख़तरा पहले से कई गुना बढ़ चुका है। वैक्सीनेशन की तरफ मैं आना चाहूँगी। वैक्सीनेशन वाहिद ऑप्शन है, बारहा ये कहा जा रहा है, ना तो हम वैक्सीनेशन की सहूलत को उस तरह से आम कर पा रहे हैं बट साहब, और ना ही टेस्टिंग पे आप आ जाएं। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो अभी तक मुफ्त टेस्ट, अब ये तो महकमा सेहत की कारकर्दगी है, कोई टेस्ट ही नहीं कराएगा तो कैसे पता चलेगा कि केसेस कितने बड़े हैं। देखिए आपने सेंटर्स ख़त्म करके हॉस्पिटल्स तक जो है वो वैक्सीनेशन को महदूद कर दिया है कि जी जिसने लगवानी है, आपने हॉस्पिटल्स के बाहर मैंने देखा आपने लगा 24 घंटे वैक्सीन की सहूलत मौजूद है। अच्छा बट साहब मेरे पास 10 सेकंड रह गए हैं, अब इंशाल्लाह हम आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि, लेकिन आपके पास नाज़रीन एक ही ऑप्शन है, वैक्सीनेशन करानी है, अपने आप को महफूज रखना है, दूसरा आप एहतियात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मौसम की। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हब्स वाली गर्मी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आप ज़रा सा बाहर निकल के एसी से जाएं और आपको शदीद घुटन महसूस होती है। इस वक्त भी शहर में यही सूरत हाल है। कोमल की तरफ चलते हैं जो कि हमें बताएंगी कि मौसम आज कैसा रहने वाला है, बारिश होगी या नहीं होगी। मॉनसून में यही लगा रहता है जी, बारिश हो जाए तो उसके बाद गर्मी एकदम से बढ़ जाती है, बारिश के दौरान मौसम खुशगवार रहता है। तो कोमल बताइएगा, मौसम कैसा है इस वक्त शहर का, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, बारिश की कितनी प्रेडिक्शन की जा रही? जी बिल्कुल अन्ना, पंजाब समेत लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज ने इस वक्त आंखें दिखाई हुई हैं। सूरज का पारा हाई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है और साथ ही साथ गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और इम्कान है कि अभी ये और ज़्यादा भी बढ़ेगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री तक जाएगा, यानी कि गर्मी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब समेत लाहौर के बेशतर मकामात पर जो है वो तेज़ आंधी के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसी तरह इस वक्त हवा के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त हवा जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही है। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। जो ही बादल जो है वो टुकड़ियों की शक्ल में सूरज के आगे आते हैं तो मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है, सुहाना हो जाता है, ठंडी हवाएं जो है वो महसूस होने लगती हैं। लेकिन जो ही सूरज दोबारा से आंखें दिखाता है तो उस गर्मी की शिद्दत में इख्तियार हो जाती है और गर्मी महसूस की जाती है। इसी तरह सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मौसम में भी इसी तरह तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। और हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 62% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मौसम की तब्दीली के बायस वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और 121 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि इसके मुताबिक इलाके जैसे कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि इस फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा आलूदा मादा फ़िज़ा को भी आलूदा कर रहा है, इसलिए वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 172 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने बता दिया कि कौन कौन से इलाकों में क्या क्या सूरत हाल है जी। आलूदगी के हवाले से भी एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। मैक्सिमम टेम्परेचर आज 38 बताया जा रहा है। कोमल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हम जी जिक्र करने वाले हैं आप लोगों की सभी की बहुत ज़्यादा पसंदीदा गुलकारा हैं आयमा बेग, जिनकी सोशल मीडिया पर आप इंगेजमेंट की तस्वीर तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम भी आयमा बेग को जो है वो मुबारकबाद देंगे। वो एक नए बंधन में बंधी हैं, बहुत सारी ढेरों दुआएं उनके लिए हैं। कुछ तस्वीर उनकी जो हैं हमने सोशल मीडिया पर देखी, खासी खुश भी नज़र आ रही थी। तो मंगनी की इस तकरीब में उनकी फैमिली मेम्बरान ने भी शिरकत की, रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। गुलकारा आयमा बेग की जो मंगनी है वो शहबाज शगरी से अंजाम पाई है। तकरीब में रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। हस्बैंड भी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यासिर हुसैन ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के हाथ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अल्लाह के हुक्म से हम कबीर हुसैन को खुश आमदीद कहते हैं। इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन की 2019 में शादी अंजाम पाई थी, शादी के बंधन में बंधे थे और अब उनके घर बेटे की पैदाइश हुई है। तो इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हमने आपको कुछ अपडेट तो रखा, बहुत सारी बातें भी की, मुबारकबाद भी दी अपने सितारों को। अब हम कुछ आपकी बात भी कर लेते हैं, कुछ सेगमेंट्स अपने दीगर शामिल करते हैं। तो आप लोगों को बताते हैं जी रेट बाहर के क्या हैं। उससे पहले शामिल कर लेते हैं आज के भाव। हसनैन की तरफ चलते हैं। हसनैन बताइए, ईद के बाद अब ये 3 दिन गुजर गए, आज चौथा दिन है और इससे पहले हम शोर सुन रहे थे जी ईद से कबल कीमतों में इजाफा हो गया है सब्जियों की। अभी सिचुएशन क्या है, ये इजाफा भी क्या बरकरार ही है? सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो बकरा ईद से पहले ही देखा गया कि सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया था और अभी चूंकि जो सब्जी मंडी है वहाँ पर सब्जियों की तरसील का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सका, तो जो अभी भी कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सरकारी नरखनामों की जो लिस्टें हैं वो तो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन ओपन मार्केट में जो सब्जियाँ हैं वो महंगे दामों में फ़रोख्त की जा रही होती हैं। इसी तरह अगर बात की जाए अदरक चाइना की, तो जो सरकारी नरखनामे हैं उसके मुताबिक जो अदरक की कीमत है वो 430-440 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो अदरक है वो 500 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर आलू नया की बात की जाए तो आलू नया की जो कीमत है सरकारी नरखनामों के मुताबिक वो 55 से 60 रुपये किलो है, लेकिन वो 70 रुपये किलो के करीब फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर प्याज की बात की जाए
तो जो प्याज की सरकारी कीमत है वो 43 से 45 रुपए फी किलो है और ओपन मार्केट में जो प्याज है वो जी 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बैंगन की बात की जाए तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक जो बैंगन की कीमत है वो 40 से 45 रुपए फी किलो है, लेकिन वो 60 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर फूल गोभी की बात की जाए तो फूल गोभी की कीमत जो है वो 57 रुपए से लेकर 63 रुपए तक मुकर्रर की गई है सरकारी नरखनामों के मुताबिक, लेकिन ओपन मार्केट में जो फूल गोभी है वो 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर खीरा देसी की बात की जाए तो उसकी कीमत सरकारी नरखनामों के मुताबिक 60 रुपए किलो है, लेकिन वो 70 रुपए फी किलो के करीब में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए टमाटर की तो जो टमाटर की सरकारी कीमत है वो 75 से 80 रुपए फी किलो है, लेकिन वो 90 रुपए फी किलो तक भी फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर लहसुन की बात की जाए, लहसुन जो चाइना है उसकी जो कीमत है वो 200 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है सरकारी नरखनामों के मुताबिक, लेकिन जो लहसुन है ओपन मार्केट में वो 250 रुपए फी किलो तक भी फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए मेथी की तो जो मेथी की कीमत है वो जी 160, 170, 180 रुपए है, लेकिन वो 200 सवा 200 तक भी फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए मटर की तो जो मटर की कीमत है 280, 290 रुपए किलो है सरकारी नरखनामों के मुताबिक, और वो ओपन मार्केट में 230, 240 रुपए फी किलो में भी फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए टिंडे देसी काले की तो वो 100 रुपए फी किलो, और भिंडी जो है वो 70 रुपए फी किलो, जो गाजर है चाइना की वो 125 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर करेले की कीमतों की बात की जाए तो वो 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से जो दीगर सब्जियां भी हैं उनकी जो कीमतें हैं वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक कम है, लेकिन जो ऊपर मार्केट में है सब्जियां वो महंगे दामों में फरोख्त की जा रही हैं। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्जियां महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं और आज भी शहरी यही शिकायत कर रहे हैं जी। रेट्स हमने आपको इस साथ शेयर कर दिए, तो अगर आप बाहर जाएंगे सब्जी खरीदने तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक और बड़ा इशू हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जी गैस्ट्रो के पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो अस्पतालों में आ रहे हैं। ईद है, सभी लोगों ने गोश्त अपने घर में सेव कर रखा है, लेकिन एतदाल के साथ खाना, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम बाहर किस तरह का है, बरसात का ये मौसम है, मानसून की बारिशें हो रही हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जब आप खा लेते हैं तो अस्पतालों की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे और एहतियात बताएंगे किस तरह से की जा सकती है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। अस्पतालों से खबरें ये मिल रही हैं कि धड़ाधड़ गैस्ट्रो के पेशेंट आ रहे हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आप बहुत ज़्यादा खा लेना तो कहीं की अक्लमंदी नहीं है। मान लिया कि जी आप लोगों के इनफ फ्रिज में गोश्त मौजूद होगा और आप लोगों ने ईद पर मेहमान नवाजियाँ भी खूब की होंगी और एक दूसरे के घर आना जाना, ये रिवायत तो ज़रूर है, लेकिन होता ही है कि जी एक तो गोश्त का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है और ऊपर से फिर मसाला जात इसमें जिस तरह से ऐड किए जाते हैं, मौसम की जो शिद्दत है उसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हॉस्पिटल्स के मनाजिर देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये गैस्ट्रो के तमाम पेशेंट हैं जो कि अस्पतालों में बढ़ते चले जा रहे हैं। एहतियात क्या है, इस मौसम में ज़्यादा खाना कितना ख़तरनाक हो सकता है, गोश्त का इस्तेमाल दिन में कितना करना चाहिए, और फिर साथ ही साथ कुर्बानी का गोश्त कहा जाता है कि कंपैरेटिवली हैवी होता है, तो कितना इस्तेमाल होना चाहिए। इस किस्म के मौसम में आपको एहतियात किस तरह से करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जी। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये मौसम और फिर इस पे लाहौरियों के खाबे और फिर ईद की वजह से तो आपको पता है हर घर में खाने शाने चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, एतदाल के साथ खाना कितना ज़रूरी है? देखिए, ईद का गोश्त जो है ये अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है और गोश्त हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, विटामिन बी का, इसके साथ साथ आयरन, जिंक और भी इसके अलावा भी लातादाद। आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लोग ना रिलेट करने लग गए हैं। जब से कोविड हुआ तो लोगों का था जी हमने इम्यूनिटी बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, तो अब गोश्त का इस्तेमाल कुछ इसलिए ये मैंने इसलिए बढ़ा। और नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए हमारी जो कट ऑफ लिमिट है वो 100 ग्राम के करीब आप डेली मीट ले सकते हैं, इधर आप छोटा गोश्त या बड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो वो ओवर ईटिंग में होता है। ये हर एज ग्रुप के लिए आप बता रहे हैं कि 100 ग्राम के करीब ऑन एवरेज, मैं एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब इशू ये है कि देयर आर सर्टेन पेशेंट्स लाइक जो जिगर के मरीज हैं, जो गुर्दे के पेशेंट हैं, दिल के पेशेंट हैं, हाई या ब्लड दिल के प्रेशर, पेशेंट हैं, तो उनमें ये लिमिट हमें कई दफ़ा कम या कई दफ़ा ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे कोविड की बात की,
अब जो गोश्त है, अब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो इमीडिएट हैं, ये गोश्त के नहीं है, इनडायरेक्टली ये पुअर हाइजीन के। सही। अब वो क्या है कि आप अंडर कुक मीट ले लेते हैं, मतलब जैसे कुर्बानी पे आपने इमीडिएटली ले लिया। अब नॉर्मली क्या है कि जो गोश्त है 6 घंटे के बाद लेना चाहिए, लेकिन होता क्या है, आप देखें हमारे सब घरों में एक रूटीन है, जैसे ही बकरा ज़िबा होता है तो उसके तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर घर से डिमांड आ रही होती है जल्दी से कलेजी लेके आए। अब वो कलेजी बन के तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर सर्व कर दी जाती है। और कई दफ़ा जो बच्चे हैं वो कलेजी या तिली जो पकड़ के उसको हाफ को लेके खा रहे हैं। अब हाफ कुक मीट जो है वो कई दफ़ा उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे साल्मोनेला है, जैसे शिगेला है, लिस्टीरिया है, इसके अलावा इकोलाई है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इमीडिएटली गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बायस बन जाते हैं, जिसको आपने डायरिया, ये एक तो उस गोश्त की वजह से। दूसरा, इस वक्त रेनी सीजन है। अब रेनी सीजन में क्या होता है, नमी हर तरफ है। अब उस नमी की वजह से मक्खियों की भी बहुताब है। अब मक्खियाँ अगर गोश्त पे बैठी, अब ये मक्खियाँ कहीं कहीं फुजले पे बैठ गई तो कुछ बीमारियाँ ओरोफिकल रूट या फिको ओरल रूट, तो जहाँ पे फुजला है उसके ऊपर अगर मक्खियाँ बैठी हैं और ये मक्खियाँ अगर आपके उस गोश्त पे बैठ गई या वहाँ पे जो सलाद आपने खाया उस पे बैठ गई तो क्या होगा, अब उससे फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस की, उसकी वजह से जो 3-4 बीमारियाँ जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें हमने अभी इकोलाई की बात की, साल्मोनेला, शिगेला, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, इसके साथ साथ पीले यरकान के वायरस जिसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये भी इस मौसम में उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। पीला यरकान स्पेशली ए जो है वो बच्चों में ज़्यादा हो जाता है और ई ख़वातीन स्पेशली इट्स वेरी डेंजरस इन प्रेग्नेंट फीमेल, कि अगर ख़ातून कोई हमल में है और उसको ई हो जाए तो कई दफ़ा ये जानलेवा साबित होता है। नॉर्मली ये बड़े दोनों वायरस ए और ई कुछ नहीं कहते, सेल्फ लिमिटिंग है, 4 to 8 वीक में एक दफ़ा हो जाए और दोबारा नहीं होते, मासवाए ई के अंटिल एनलेस के कोई बहुत इम्यून कंप्रोमाइज्ड है, किसी को कैंसर है तो ये दायमी में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज ये क्यूट होते हैं और एक दफ़ा जब हो जाए, ख़त्म हो जाए, दोबारा इंसान को नहीं होते। तो ये तो वो है। अब क्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो हमने बात की उसमें जो कुछ अलामात भी डॉक्टर साहब उसकी जी शेयर उसी की तरफ मैं आने लगा हूँ। क्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, या जिसको आप उर्फे आम गैस्ट्रो का इन दोनों नाम दे रहे हैं, अब जो हम हॉस्पिटल में कल और परसों की फिगर देख रहे हैं कि लातादाद मरीज जो है नंबर बढ़ गया, मोर और लेस 4 टाइम नंबर बढ़ गए। उसमें क्या है कि सबसे पहले शुरू में पेट में हल्की सी दर्द होती है और कई दफ़ा दर्द ज़्यादा हो जाती है, उसके साथ साथ इनिशियली मतली आती है, फिर कैं का आ जाना और उसके साथ साथ लूज़ मोशन, पानी की तरह पतले पखाने, ये कॉमन अलामात हैं। अब अगर किसी, अब नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो एक दिन में लेस देन 3 स्टूल अ डे, कि अगर किसी को 3 से ज़्यादा पखाने आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इस बंदे को डायरिया हो गया है। 2 ये रिलेटिव टर्म है, कई दफ़ा बच्चों में इवन सिंगल लार्ज स्टूल, वो भी हम इसी की हेडिंग में लेते हैं। नॉर्मली 200 ग्राम के करीब अगर स्टूल है एक दिन में और उससे ऊपर चला जाता है या 250 ग्राम से ऊपर चला जाता है और पानी की तरह पतला है तो इसको हम डायरिया की डेफिनेशन में लेते हैं। और बच्चों में, क्योंकि आप जारी बात है बच्चे का वज़न तो इतना ज़्यादा नहीं और वो 200 ग्राम नहीं, तो उसका हम यूजुअली कहते हैं कि 15 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिहाज से अगर मोशन है और इससे ज़्यादा है, पतला है और पेट पेन के साथ है तो वो भी डायरिया की हेडिंग में आता है। अब ये कॉमन अलामात है। इशू क्या होता है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि रेनी सीजन है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक ठीक है, उधर से उल्टियाँ लग गई हैं, मोशन आ रहे हैं, साथ साथ स्वेटिंग हो रही है, तो डिहाइड्रेशन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ये भी प्रॉब्लम मिक्स हो जाती है तो परेशानी हो, जी परेशानी। तो इसका सबसे बेस्ट इमीडिएट रेमेडी जो है वो तो ये है
कि आप घर पे ORS वाला पानी लें। पहला आपने काम ये जी, करना है। और घर पे सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपल 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, हल्का सा लेमन डाल लें तो ये आपका ORS 1 लीटर पानी में डाल ORS का के। पानी किस तरह से आपने बनाना है? अगर बाजार से आप नहीं जाके लेकर आ सकते तो 1 चम्मच चीनी, 4 चम्मच 4 चीनी, चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और उसमें 1 लीटर पानी उबाल के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पानी उबला पानी हुआ और boil उसको ठंडा हुआ कर लेना चाहिए, है, ठीक ठंडा है। कर लेना है। होता ये है कि हम वो पानी, क्योंकि कई दफ़ा टैप वाटर जो ले सही रहे कह रहे हैं हैं आप। वो भी इस मौसम में साफ़ नहीं होता, और वो भी एक वजह इसकी होती है जो गंदा पानी है। क्योंकि कई दफ़ा आप देख रहे हैं कि सैलाबी पानी होता है कुछ एरियाज़ में, जैसे सैलाब सीवरेज है, मिला पानी, बहुत सारे सीवरेज बात मिला है, तो वो पानी आप उबाल के ले लेंगे तो आप इन खतरात से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सही। तो ये तो जी अलामात भी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर कर दी। दूसरा बता दिया कि आपने फर्स्टली क्या करना है जी, आपने इस पानी का घर में इस्तेमाल करना शुरू कर देना है अगर इस तरह से अगर आपकी कंडीशन है। डॉक्टर साहब, गोश्त का इस्तेमाल, उसमें मसाला जात, और फिर एक ट्रेंड है जी फ्रीज़ किया हुआ गोश्त, आप उसको सही तरह से कुक नहीं करते। आजकल लाइट भी बहुत ज़्यादा आ जा रही है, गोश्त फ्रीज़ हुआ होता है, खुल जाता है, लाइट 2-3 घंटे नहीं आती, फिर आप उसको कुक कर रहे हैं। इसका प्रॉपर तरीक़ेकार जी, क्या है? गोश्त की जैसे हमने शुरू में कहा कि कुछ तो ये कि इमीडिएट साइड इफेक्ट होते हैं। मसलन गोश्त के अंदर नमक है, फॉर एग्जांपल अब आजकल एक और नया ट्रेंड है नमकीन गोश्त खाने का, बिल्कुल, तो वो ठीक है, उसमें मसालाजात कम होते हैं लेकिन नमक ज़्यादा होता है। अब ब्लड प्रेशर का अगर पेशेंट है और अगर वो ये गोश्त लेता तो उसका इमीडिएट ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये इमीडिएट मसला है। अब ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ गया तो नॉर्मली तो ये होता है कि उसको हेडेक हो जाएगी, और कई दफ़ा ये टोटली एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कोई अलामत नहीं होती। और अगर ये लंबा अरसा बढ़ा रहे ब्लड प्रेशर तो कई दफ़ा ये फालिज के अटैक का बायस बनता है, दिल के अटैक का बायस बनता है। ये 2 बड़ी वजूहत जो है, दिल के अटैक और फालिज की हाई ब्लड नॉर्मली प्रेशर। कहते हैं कि जी जिसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है उसको ये एहतियात के साथ खाना है। एडल्ट्स के लिए भी क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी है? बिल्कुल, और उसमें हम ये कहते हैं, मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो कट डाउन योर साल्ट बाय 50%। नॉर्मल लिमिट एक हेल्दी पर्सन के लिए 6 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, तकरीबन 1 चम्मच नमक जो हमारे कॉमन साल्ट जो घर में है। अब उसमें जाहिर बात है घर पे मेजर तो नहीं हो सकता, साल्ट के बगैर लाइफ भी इनकम्प्लीट है, तो हम कहते हैं कि आप इमीडिएटली आप अपना जो नमक है वो आधा कर दें। अनफॉर्चुनेटली कुछ घरों में आटे में नमक डाला जाता है, ठीक है, फिर तंदूर की रोटी उसमें नमक डाला जाता है, नान है उसमें नमक डाला जाता है। अब आपने गोश्त में भी नमक कर दिया, ज़्यादा नमक डाल लिया है, तो ये ब्लड प्रेशर का बायस बनेगा। एक तो ये मसला। दूसरा इमीडिएट मसला ये होता है, जो लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला होता है, यानी गाउट एक मर्ज़ है, वो उनमें क्या होता है कि जैसे ही वो गोश्त खाते हैं तो उनमें प्यूरिन रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, तो क्या है कि जैसे ही उसने गोश्त खाया, और कई दफ़ा हम कहते हैं जी सब्जियां मिला लें, डॉक्टर भी कह रहा होता है सब्जियां मिला लें, वो पालक मिलाई जाती है हमारे घरों में। अब पालक और गोश्त का कम्बिनेशन जो है इस पेशेंट में, सबके लिए नहीं, सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली वो लोग जिनको हाई यूरिक एसिड का मसला है, जोड़ों के दर्दों का मसला है, तो वो जैसे ही ये गोश्त लेते हैं और साथ उन्होंने पालक वाली सब्जी ले ली, सब्ज पत्ते वाली सब्जी ले ली, उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उनके जोड़ों में सोजिश हो जाती है, स्पेशली पाँव के अंगूठे जो हैं उनमें शदीद दर्द होती है। सो उन लोगों के लिए ये है कि वो गोश्त इंतहाई, कई दफ़ा हम तो कहते हैं कि बिल्कुल ना लें, या अगर लेना भी है तो उनको बहुत एहतियात के साथ और कम लेना है। फिर वो लोग जिनके कोलेस्ट्रोल या चर्बियाँ बढ़ने का डिसऑर्डर्स होता है, डिसलिपिडीमियाज होते हैं, उनमें क्या है कि देखें ट्रेंड ये है कि बड़ा गोश्त, इनकी एक कॉमन मिथ भी है और ये रियलिटी भी है कि बड़ा गोश्त जो है उसमें एनर्जी ज़्यादा है, उसमें क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ये आदमी इनके बड़ा गोश्त लेता है और वो ज़्यादा मिकदार में लेता है, 100 ग्राम से ऊपर क्रॉस करता है, तो उसके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाएंगे, और ये अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर और वो सारे सब आप कह रहे हैं आजकल तो हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, हम तो इसीलिए वो कह रहे हैं ना, वो अक्सर होगा कि इवन आप घर में भी जाएंगे तो कहेंगे डॉक्टर साहब आप तो तुसी खादा है आज, तो आपने तो कहा था 50 ग्राम से 100 ग्राम लेना है। बात तो उनकी सही है। अब होता क्या है कि हम कह तो रहे होते हैं, लेकिन जब टेबल पे आता है तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते।
उस वक्त अपने हाथ भी नहीं रुकता और हम खा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट हैं देन आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने पड़ेगा, क्योंकि उस सूरत हाल में अगर ये चर्बियाँ भी बढ़ गई तो ये भी ब्लड प्रेशर का बढ़ने का बायस बनेंगी। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कई दफ़ा शुगर का इंसिडेंस भी इस गोश्त की वजह से, अगर जो आपने आखिरी बात की कि जी फ्रीज़ करके पूरा साल खा रहे हैं, फिर गोश्त को हमने बारबेक्यू करना है। अब वो जो बारबेक्यू कोयलों पे जब हम खाते हैं, हमारी वो भी अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गया, तो वो जो जला हुआ गोश्त है या सड़ा हुआ एलिमेंट है, अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हैं तो वो कार्सिनोजन के तौर पे भी एक्ट करता है। अच्छा, सो वो लॉन्ग टर्म, आप ये नहीं मैं कह रहा कि जी एब्सोल्युटली नो, आप कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाता है तो वो कई दफ़ा मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लबलबे का कैंसर और बड़ी आंत का, स्पेशली बड़ी आंत का कैंसर, ये लॉन्ग टर्म गोश्त जो जिसको आप कहते हैं कि वो जो कैन पैक्ड है या आपने फ्रीज़ किया हुआ है और उसको बार बार, फिर लास्टली आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जी बिजली भी तो इन दिनों जा रही, तब अगर 2-3 घंटे के लिए बिजली चली गई, अब वो गोश्त कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, और वो प्रॉपरली उसमें क्या होगा कि वो जो जरासीम है उनको बढ़ने का या उनके फैलने का मौका मिल जाता है, और अगर वो अंडर कुक ले लिया तो वो फिर अगेन दोबारा गैस्ट्रोएंटेराइटिस और इससे रिलेटेड बीमारियां करने का बायस। और इसके साथ साथ मैंने शुरू में जैसे बात की कि इस मौसम में फीको ओरल रूट के अगर उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ गई हैं तो वो टाइफाइड, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बिल्कुल ना सिर्फ ये खतरा था बल्कि आपको दूसरी बीमारियां भी जो हैं वो अगर आप एहतियात नहीं कर इन रहे हो, दिनों फीवर है, मुसीबत है, फिर इन दिनों कोई सा भी बुखार हो तो तो हमारा ध्यान पहली तरफ पहले कोविड की तरफ चला जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमाई के लिए लोगों की, और यही है जी आपने एहतियात करनी है और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना है। जो खाना आपने बनाना है कोशिश कीजिए कि जगह जगह जहां मक्खियां हों वहां से अपने गोश्त को या खाने को दूर रखें, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।